नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही खास कंपनी की फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ, जिसे जानने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और भी अच्छे से ले पाएंगे। कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड और आज मैं आपको आईटीसी के फाइनेंशियल्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उसका पास्ट ट्रेंड दिखाऊंगा दिखाऊंगा कि कंपनी की सेल्स कैसी थी, उसकी अर्निंग्स कैसी थी, उसके फाइनेंशियल रेशियोज कैसे थे, ताकि आपको भी उसके फाइनेंशियल्स और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लग सके और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और बेहतर तरीके से आगे ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 158 रुपीज़ और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 194,000 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1230 करोड़। पी रेशियो है 12.98 का, अर्निंग पर शेयर है 12.19 की, बुक वैल्यू है 3.29 की। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पी रेशियो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जैसे-जैसे हम वीडियो में नीचे जाएँगे और मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊँगा। कंपनी की जो लास्ट सेल्स है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो सेल है, वो है 52,000 करोड़ की। दोस्तों टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी के जो लास्ट के 12 महीनों की सेल है, वो है 52,000 करोड़ की। तो अभी क्योंकि कंपनी ने मार्च 2020 के जो फाइनेंशियल्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो जो मैंने यहाँ पर टीटीएम का नंबर लिया है वो लिया है मार्च 19 फाइनेंशियल्स प्लस जून, सितंबर और दिसंबर 2019 के फाइनेंशियल्स। तो याद रखिएगा जब भी मैं टीटीएम या 2020 जहाँ पर भी आप देखेंगे वो लास्ट के 12 महीनों के नंबर हैं, जिसे आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो सेल्स है 52,000 करोड़ की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20,000 करोड़ के आसपास, नेट प्रॉफिट है 15,000 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 38% अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, एंड नेट प्रॉफिट अगेन इज 29%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या इतने केपेबल हैं कि कोई इंटरेस्ट पेमेंट है तो वो की जा सके। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 400 टाइम्स। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, अगर इसको रेशियो में देखेंगे तो उसको डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं, जो कि 0 है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 25%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो 25, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के पास डेट बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट सेम नंबर है। रिटर्न ऑन एसेट इज 21%। तो अब ये सारे जो पैरामीटर्स हमने स्क्रीन पर देखे, अब मैं आपको इन सब के बारे में एक-एक करके पूरा डिटेल में समझाऊँगा कि पास्ट के 7 से 10 सालों के नंबर्स इन सब पैरामीटर्स के कंपनी के किस तरह से रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अब इस वीडियो में देखेंगे। देखेंगे कंपनी की सेल्स का ट्रेंड, बिज़नेस मार्जिन्स का ट्रेंड, रिटर्न्स का ट्रेंड, डिविडेंड की हिस्ट्री, कैश फ्लो की हिस्ट्री, देखेंगे कंपनी के पास कितने लोन्स हैं और जानेंगे कि कंपनी का बुक वैल्यूएशन क्या है और बाकी सारे पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊँगा और सबसे एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँगा जो मैंने यहाँ स्लाइड नंबर 16 में जोड़ा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये हैं वो सारे ब्रांड्स जो कंपनी के पास हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 25 से 30 ब्रांड्स में कंपनी डील करती है, यानी कि कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और कंपनी मेजरली 5 बिज़नेस सेगमेंट्स में डील करती है, जिसे मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं कंपनी के पास है आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो, यिप्पी नूडल्स, मास्टर शेफ एक नया ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली लास्ट ईयर, वो है। आईटीसी के होटल्स हैं, फियामा डेविल्स, विवेल, ये सारे एफएमसीजी पर्सनल केयर के अंदर जो प्रोडक्ट्स। तो ये है एक और स्लाइड जो मैंने एनुअल रिपोर्ट्स में से डाटा लेकर बनाई है। इसमें कंपनी क्लेम करती है कि आशीर्वाद आटा नंबर 1 आटा ब्रांड है इंडिया के अंदर। सनफीस्ट बिस्किट्स क्रीम बिस्किट्स के अंदर नंबर 1 है। बिंगो भी अपने सेगमेंट में नंबर 1 फूड स्नैक है। क्लासमेट नोटबुक्स के अंदर नंबर 1 ब्रांड है। यिप्पी नूडल्स के अंदर नंबर 2 ब्रांड है। एंगेज, जो शायद आपने नाम सुना होगा, डिओड्रेंट्स बनाते हैं ये लोग, तो एंगेज नंबर 2 है डिओड्रेंट्स में। फियामा डिविल्स ये बॉडी वॉश का ब्रांड है और ये नंबर 2 है अपने सेगमेंट्स में। और इनका एक मंगलदीप करके धूप और अगरबत्ती का भी सेगमेंट है, वो भी ये मार्केट लीडर हैं उस सेगमेंट्स में भी। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1910 में और ये स्टार्टिंग से आज तक लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के अंदर।
स्टार्टिंग में कंपनी टबैको ही डील करती थी, तो इसलिए कंपनी का नाम हुआ करता था इंडियन टबैको कंपनी, जो कि बाद में इन्होंने चेंज करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया, क्योंकि आज इन्होंने सिगरेट के अलावा और भी दूसरे सेगमेंट्स में एंटर किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इनका एक बिजनेस सेगमेंट है एफएमसीजी सिगरेट्स, दूसरा है एफएमसीजी अदर्स, जो कि सिगरेट्स के अलावा, जैसे जो ऊपर मैंने आपको इतने सारे ब्रांड्स दिखाए, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तीसरा है होटल्स का सेगमेंट, फिर है पेपर बोर्ड का सेगमेंट, पेपर एंड पैकेजिंग का सेगमेंट, और लास्ट में है एग्रीकल्चर बिजनेस। बात करते हैं कुछ नंबर्स की नाउ। सिगरेट का जो कंट्रीब्यूशन है आईटीसी के रेवेन्यू में, वो है अराउंड 46% का, यानी कि आधी कंपनी जो है आईटीसी की, वो सिगरेट ही बेचती है। बाकी की चीज़ें जैसे कि बाकी अदर्स का सेगमेंट जो है एफएमसीजी का, वो 25% है। एग्रीकल्चर का सेगमेंट अराउंड 12% है जो रेवेन्यू के अंदर। पेपर बोर्ड्स का सेगमेंट 9% है, होटल 4% है। ये सन 2019 का डेटा है। एक और पॉइंट जो आपके नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आईटीसी सिगरेट मार्केट इंडस्ट्री में लीडर है, और उसका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 80% का है। बट ये जो 80% मार्केट शेयर आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का 80% है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 प्लेयर ही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिगरेट भी बेची जाती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। देन आप देख सकते हैं सिगरेट का सेगमेंट ऑल्दो 46% कंट्रीब्यूट करता है, बट उसका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, उसके अंदर सिगरेट 85% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, उसका 80% प्रॉफिट सिगरेट से ही आता है। तो अगर सिगरेट में थोड़ा सा भी कुछ इम्पैक्ट होता है, तो कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपनी के पास 27,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। तो ये है कंपनी की शेयर होल्डिंग का पैटर्न। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। शेयर होल्डिंग मतलब कि कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। कंपनी के पास मान लीजिए अगर 100 शेयर हैं, तो उसमें से 43 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास हैं। बाकी अगर आप देखें 32% जो शेयर्स हैं वो हैं आपके अदर इंस्टीट्यूशंस के पास। म्यूचुअल फंड की भी 10% हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये कि प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर ज़ीरो है। तो बात करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाए थे, उनको डिटेल में समझते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस का ये ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में एक टेबल दिखा रहा हूँ पिछले 10 साल की, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस किस तरह से मूव किया है। तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ईयर 2010 के अंदर, इट वाज 100,000 करोड़। नाउ इन 2020 इट इज 194,000 करोड़। आप सीधे टर्म्स में समझिए तो 10 साल में कंपनी 2 गुना बढ़ गई है। बट मजे की बात यह है कि ये तो आज का नंबर है। अगर 2019 में देखें तो इट वाज 364,000 करोड़, मतलब कि ऑलरेडी 3.6 टाइम्स थी। बट क्योंकि रिसेंटली इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसके लिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज सिर्फ आपको 2 गुना दिख रहा है। नेक्स्ट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स जो पहले 19,000 करोड़ की थी सन 2010 के अंदर, आज वो 52,000 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के सेम 33 थे, 38 2019 में थे, 2020 मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट 37%, मतलब कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम वही 35-36% की रेंज में रहते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑल्दो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए हैं, पहले 22% अप्रोक्सीमेटली थे जो आज 29% है, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। अब बात करेंगे ये क्यों इम्प्रूव हुआ है। मैं अगली बार आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि इनका जो सेलिंग एंड प्रमोशन का खर्चा है वो इन्होंने तकरीबन 3% से कम कर लिया है, तो जिसका इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट्स में पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगर आप सेल्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो सेल्स बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, बट क्या पर शेयर पे सेल्स बढ़ी है? दोस्तों, सेल्स पर शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कभी कभी सेल्स तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाती है, बट पर शेयर पे जो कंपनी की सेल्स है वो ग्रोथ नहीं दिखाती। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है सेल्स पर शेयर में। 2010 में ये 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेल्स करते थे, आज वही बढ़कर 42 रुपीज हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अर्निंग पर शेयर भी पहले 3 रुपये, एक शेयर पे 3 रुपये कमाया करते थे, जो कि आज बढ़ के 12 रुपीज हो गया, क्योंकि सेल्स इतनी बढ़ गई है और इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। इसका प्राइस रिसेंट 20 दिन में बहुत मेजर ड्रॉप आया है, तो वो उसको मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कि क्यों इसका प्राइस अचानक से इतना गिर गया है।
बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24 से घट के आज 13 पे आ गया। बिजनेस मार्जिन जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया था, इसके बिजनेस मार्जिन बहुत अच्छे हैं। 2019 का अगर मैं डेटा आपसे शेयर करूं, 2020 एज आई सेड इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स डेटा, बट अगर आप 2019 इसके एनुअल रिपोर्ट से नंबर देखेंगे तो इट्स अराउंड ग्रॉस मार्जिन इज अराउंड 59%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 39%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल्सो 39% और नेट प्रॉफिट 26% के आसपास है। और सबसे अच्छी चीज़ जो देखने वाली है वो है कि इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है। बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका अराउंड 25% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है। रिटर्न ऑन एसेट तकरीबन 20 से 21% का है। दोस्तों, जो लोग ये नहीं जानते कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, उनके लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस भी डाली है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी ये डेफिनेशंस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार जब आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो आप ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। ऑल्दो फर्स्ट टाइम के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है, कंपनी उस पैसे से कितना पैसा बनाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो टोटल कैपिटल कंपनी के पास है, जिसके अंदर उन्होंने जो लोन लिए हुए हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो टोटल कैपिटल कंपनी के पास जो भी है उस पे कंपनी ने कितना पैसा बनाया, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन एसेट मतलब कि टोटल कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, उस पे कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। और आरओए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली जो है ना एसेट्स को यूज कर पा रही है। डिविडेंड की हिस्ट्री की अगर बात करें तो कंपनी ने लास्ट जो 2019 में डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो ऑलमोस्ट 5.75 रुपीज पर शेयर का था। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि जो कंपनी ने कमाया उसमें से कितना पे आउट कर दिया, मतलब कितना पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ईपीएस 10 दिरहम्स का 10 रुपीज का था, डिविडेंड पे आउट 56% का था। तो उसका 10 रुपए कमा के 5 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज कितना हुआ। लेकिन डिविडेंड यील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि डिविडेंड जो हमें मिला डिवाइडेड बाय प्राइस उस वक्त क्या था, तो प्राइस के कंपैरिजन में डिविडेंड कितना परसेंटेज मिला। तो आप देखेंगे इट्स ओनली 1.93 विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। उसका रीज़न क्या है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो पहले 87 जब 2010 में कंपनी का प्राइस हुआ करता था, तो ऑल्दो डिविडेंड पर शेयर कम था लेकिन यील्ड ज़्यादा थी। बट आज प्राइस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था 2019 में, और डिविडेंड 3 टाइम्स नहीं हुआ था, डिविडेंड ओनली इंक्रीज्ड बाय 1.5%। दैट्स वाई इसका यील्ड जो है वो घट के 3.8 से 1.93 हो गया था। बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 12,000 करोड़ का 2019 में। फ्री कैश फ्लो 7,000 करोड़ का था। लेकिन प्राइस टू कैश फ्लो मतलब प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो 51 टाइम्स था। मतलब कि जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ फॉर 1 रुपी ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो 51 टाइम्स पे कर रहा था, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर, वेरी वेरी हाई नंबर। और बाकी डेफिनेशन जैसा मैंने आपको कहा, मैंने हर पेज पे जहाँ भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज़ की है उसके नीचे डेफिनेशन डाली है, सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड और आप जान सकते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है और फ्री कैश फ्लो क्या होता है। समरी के लिए बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कि कंपनी ने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, मेन बिजनेस एक्टिविटी, उससे कितना कैश जनरेट किया। फ्री कैश फ्लो होता है कि जो जनरेट जितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया माइनस कितने लोन्स कंपनी ने अगर थे तो पे किए, कितने टैक्सेस पे किए, डिविडेंड पे किए, वो सब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस कर देते हैं। तो तब आता है फ्री कैश फ्लो, और फ्री कैश फ्लो का नंबर अगर आप देखेंगे तो 51 टाइम्स है प्राइस से। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के लोन्स की और उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नंबर है। मतलब कि कंपनी के पास ना के बराबर डेट है। डेट मतलब लोन्स, कि जो कंपनी को जो लाइबिलिटी है, जो कंपनी की लोन लाइबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। इंटरेस्ट कवरेज मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना टाइम्स है इंटरेस्ट पेमेंट का, तो वो ऑलमोस्ट 400 टाइम्स है। डेट सर्विस रेशियो वो होता है कि अगर कंपनी के पास इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो प्लस कंपनी को जो लोन है वो भी साथ में उसके पे करना पड़े, जो उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट है, तो वो कैश फ्लो का कितना टाइम्स है। तो वो सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पे लिखी हैं। बट अगर आपको समरी में समझाऊं कि मान लीजिए 100 रुपये का कैश फ्लो जनरेट किया और इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना था 10 रुपये का, और
लोन का जो प्रिंसिपल जाएगा वो जाएगा 20 रुपए का, तो टोटल 30 रुपए पे करना है इस साल में टोटल, डिवाइडेड बाय 100 रुपए। तो 100 डिवाइडेड बाय 30, इसका मतलब कि 3 टाइम्स ऑलमोस्ट मेरा आना चाहिए, बट यहाँ पर 374 टाइम्स है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। बात करते हैं कंपनी की करंट असेट्स और क्विक रेशियो के बारे में। करंट रेशियो मतलब जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं कंपनी उसको पूरा कर पाएगी, वो 1.27 टाइम्स है। क्विक रेशियो मतलब कि जो मेरे पास करंट असेट्स हैं, अगर मैं उनमें से इन्वेंट्री भी हटा दूं, यानी कि हार्ड कैश कंपनी के पास कितना है, इन्वेंट्री तो हो सकता है बेचने में मेरे को 6 महीना लग जाए, अगर मुझे आज ही पैसा चाहिए तो कंपनी क्या लाइबिलिटीज पे कर पाएगी? नहीं। 0.33 टाइम्स है, मतलब कि कंपनी को अगर 100 रुपये पे करने हैं तो 30% वो आज पे कर सकती है बगैर इन्वेंट्री को टच किए। हाँ, अगर इन्वेंट्री बेचे और सब चीज़ें करे तो 1.27 टाइम्स है। हाउएवर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर ये 0.33 आज की डेट में है, 2016 में इट वॉज 0.64, तो मुझे जनरली जो ये नंबर है ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं। डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब कि कंपनी के पास कितने दिन के डेटर आउटस्टैंडिंग है, कितने दिन का उसको पैसा लेना है मार्केट से। तो तकरीबन 30 दिन का पैसा मार्केट में अटका हुआ है, जो कि पहले 20 दिन का हुआ करता था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने जो इन्वेंट्री बनाई उसको कितनी बार कंपनी ने एक साल में बेच दिया है। इस केस में जब आप देखेंगे तो 6 बार कंपनी की इन्वेंट्री बनी और बिक गई। तो कंपनी ने मान लो एक बार इन्वेंट्री बनाई वो बेची, फिर दोबारा इन्वेंट्री बनाई वो बेची, ऐसा करके कंपनी का सारा जो स्टॉक है वो 6 बार बिका। तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और ये देखेंगे तो पहले 3 गुना था, अभी 6 गुना, यानी कि कंपनी का इन्वेंट्री बहुत अच्छे से बिक रहा है। बात करते हैं बुक वैल्यू की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी की नेट वर्थ कितनी है। तो ये मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से है, कंपनी का जो डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको दिखाएंगे, बट मेरे हिसाब से कंपनी का जो वैल्यू है अराउंड, बुक वैल्यू जो है वो अराउंड 59,000 करोड़ का है। अगर मैं उसे प्राइस से कंपेयर कर देता हूँ, इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि प्राइस 1 रुपये बुक वैल्यू के लिए मैं 3 गुना प्राइस दे रहा हूँ आज की डेट में। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की, तो अगर मैं इसको समरी करूँ, आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, मतलब कि 1 रुपये सेल्स के लिए मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2010 में 5 रुपये पे करता था, आज 3 रुपये पे कर रहा हूँ, विच इज़ अ गुड नंबर। वाई? कि सेल्स मेरा बढ़ रहा है लेकिन प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़ा है, इसलिए जो ये रेशियो है वो ऑलमोस्ट कम हो गया है। बट 2019 में क्योंकि प्राइस ज़्यादा था, इसलिए प्राइस टू सेल्स रेशियो बहुत हाई था। तो हमें चाहिए कि ये नंबर कम से कम हो, जितना कम से कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो आज 2020 का है वो है अराउंड 3.74, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था 3.29 है। प्राइस टू अर्निंग 12.98 है। ये सारी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में आज हाफ हो गई हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, बट प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आज आपको कम दिख रही हैं। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 27 टाइम्स है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी। तो वो सारी चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी मैंने यहाँ समराइज़ कर दिया है, मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आपको एक चीज़ दिखानी थी, जैसा मैंने आपको बताया था इनके नेट मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। तो पहले ये नेट मार्जिन 2010 में 21% के थे, 2019 में 26% के हो गए थे। उसका रीज़न था कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा था वो सन 2010 में 13% के आसपास था, जो कि अब 9% के आसपास है। तो कंपनी ने यहाँ पर 3 से 4% बचा के, और आप देखेंगे कि बाकी के सारे खर्चे ऑलमोस्ट सेम है। एम्प्लॉय का कॉस्ट तकरीबन 8% का था, आज भी 8% ही है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी अराउंड 36% था, अभी भी 36% ही है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है। तो बात करेंगे उन सब पैरामीटर्स की जो हमने डिस्कस किया, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी का करंट प्राइस है 158, बट यहाँ आप ट्रेंड में देख सकते हैं कि जो 158 रुपीज़ का प्राइस है ये 2012 में 151 का हुआ करता था। तो जिससे समझ में आता है कि आज जो कंपनी का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2012 वाले लेवल पे आ गया है। प्राइस टू सेल्स इम्प्रूव हुआ है, प्राइस टू अर्निंग भी मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है जैसा हमने डिस्कस किया था। बुक वैल्यू भी थोड़ा इम्प्रूव्ड है, पहले ये 6 से 7 गुना हुआ करता था, आज 3 टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है। और एवी/एबिटेटा ये एक वैल्यूएशन रेशियो होता है, जितना एवी/एबिटेटा कम होगा उतना अच्छा होता है। तो पहले ये अराउंड 19-20 टाइम्स हुआ करता था,
तो आज ये कुछ लेवल पे आके 8.62 पे इंटैक्ट है। अब एक नज़र देखते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को। कंपनी के पास 4 से 5 कॉम्पिटिटर हैं। ऑल्दो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो सिर्फ सिगरेट में ही डील करते हैं। आईटीसी सिगरेट के अलावा एफएमसीजी, होटल्स और बाकी सेगमेंट्स में भी उतर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आईटीसी का, वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप देखेंगे 194,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जो बाकी के इसके कॉम्पिटिटर हैं वो अराउंड 5,000 करोड़ के नीचे ही हैं। तो इससे समझ में आता है कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत छोटे हैं इसके सामने। और एक और फैक्ट जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की 25% के आसपास आ गई है। जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनमें से वीएसटी इंडस्ट्रीज की आरओई इससे थोड़ा ज़्यादा है और उसका रीज़न शायद आपको समझ में आ गया होगा अब तक। उसका रीज़न ये है कि जो सिगरेट के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर सिगरेट में ही डील करते हैं और आईटीसी डाइवर्सिफाई करके बाकी सेगमेंट में चला गया है, इसलिए इसकी जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो गई है। तो दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं न्यूज़ के ऊपर और कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखते हैं जिसकी वजह से इसका आने वाले समय में बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से आईटीसी का प्राइस लगातार गिर रहा है। उसका एक न्यूज़ आई थी जिसमें था कि गवर्नमेंट अपना स्टेक जो आईटीसी में होल्ड करती है वो तकरीबन 22,000 करोड़ का है और वो उस स्टेक को मई के सेकंड वीक तक बेचने वाली है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रिलीफ, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है। तो गवर्नमेंट ने जिन कंपनीज में अपना स्टेक ले रखा है, आज गवर्नमेंट उनको बेचकर पैसा जमा कर रही है ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाए। वो इसको जब बेचेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट विल बी मोर, जिसकी वजह से इसका प्राइस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसका आने वाले समय में आईटीसी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है ड्यूटी का इम्पैक्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने सिगरेट पे और अल्कोहल पे ड्यूटी बढ़ाई है और गवर्नमेंट हर साल ये ड्यूटी बढ़ाती ही जा रही है। तो अब होता क्या है, क्योंकि आईटीसी का बिजनेस सिगरेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो रेवेन्यू है वो अराउंड 46% का सिगरेट से आता है और जो प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन 85%, 85% जो है वो सिगरेट से आते हैं। ड्यूटी बढ़ जाने की वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ गया है और लेकिन बढ़े हुए प्राइस पे कितने लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो नंबर ऑफ पीपल विल बी डिक्लाइंड, वो जो है नंबर नीचे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं वो डिक्लाइन करेंगी ओवर द फ्यू मंथ्स और मे बी इन अ ईयर। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की वजह से। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का 80% आईटीसी के पास है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पिछले 2 से 3 साल में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 4 से 5% की गिरावट आई है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी बगैर पे किए सिगरेट और इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके बिजनेस में 4 से 5% की ग्रोथ आई है। तो और आने वाले समय में क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट आएगा, लोग अ, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगी, तो ऐसी उम्मीद है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेयर्स हैं, उनका सेल और बढ़ेगा। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, तो उससे क्या होता है कि जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट छोड़ के चीप प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे क्योंकि हैबिट तो नहीं चेंज होएगी, बट लोग महंगी सिगरेट छोड़ के या तो आईटीसी के ही कम प्राइस वाले ब्रांड पे चले जाएंगे और जो लोग कम प्राइस वाले ब्रांड पे ऑलरेडी थे वो मूव करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ प्राइस कम होगा, वहाँ उन लोगों को ड्यूटी नहीं लगती है। तो इससे आईटीसी के बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक और लास्ट पॉइंट, क्योंकि आईटीसी का बिजनेस होटल्स में भी है, तकरीबन 4 से 5% का बिजनेस जो है होटल से आता है, कोविड-19 का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे भी बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इसी वजह से मुझे लगता है कि जो आज इवन दो कंपनी का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया है और आज शेयर प्राइस हमें सस्ता लगता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे ये सारी चीज़ों का जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इम्पैक्ट दिखने लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का प्राइस और नीचे जाएगा। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक ये प्राइस अभी और गिरना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको फॉलो करूँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और भी ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जाते-जाते एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं यहाँ पर किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच के ही लीजिएगा। थैंक यू।